सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री समीर गोयल। गोयल साहब आईआईटी बीएचयू के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट रहे हैं और इस क्षेत्र में लगभग 30 सालों से आप कार्यरत हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आपसे बातचीत का अवसर है। विषय है स्वचिकित्सा कितनी घातक। गोयल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर हम देखते हैं कि सामान्य सी कोई बीमारी, सर दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम, इसे हम बहुत ही सामान्य समझकर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाएं या एंटीबायोटिक्स का सेवन कर लेते हैं और ये बहुत ही सामान्य सी बात है। इसे WHO ने भी कहा है कि इसे बहुत ही सामान्य तौर पर समझा जाता है। जी आप इसे किस रूप में लेते हैं? अनिल जी, जब मैंने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसके बाद मौका मिला डिफरेंट अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करने के लिए। डॉक्टर्स की त्रासदी ये होती है कि उनके पास खास करके हिंदुस्तान में पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी एक पेशेंट के ऊपर उतना वक्त नहीं दे पाते, उतना तवज्जो नहीं दे पाते जितना दरअसल उन्हें देना चाहिए। तब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पेशेंट ने कोई दवाई अपने आप से ले ली है और सिम्टोमैटिक यानी कि ऊपरी तौर पर उसको रिलीफ मिल गया है, असर दिखाई देने लगा है, तो मेरा काम खत्म हो गया है। डॉक्टर्स को ऐसा महसूस होता है। तहे दिल से वो जानते हैं कि गलत हो गया है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता तो वो बता भी नहीं पाते। पेशेंट्स को या मरीजों को भी ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अगर पैरासीटामोल ले लिया, कुछ एंटीबायोटिक्स ले ली या कोई एंटी एलर्जिक्स ले ली और उनको रिलीफ हो गया तो वो बीमारी मुक्त हो गए। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स भी, अगर आप गहराई से उनके साथ बातचीत करें और कोई डॉक्टर खुल के आपसे बातचीत करने के लिए तैयार भी हो जाए तो वो बताएंगे ये ड्रग्स कहीं ना कहीं बहुत गहरा, बहुत गलत असर डालती हैं। समीर जी, कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि पिछली बार जो प्रिस्क्राइब की गई दवा है उसे ही ले लेते हैं। जी या हाँ, केमिस्ट से पूछ कर ले लेते हैं। ये बहुत आसान होता है जी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कभी बचपन में हम लोगों के छोटे मोटे फोड़े फुंसी हो जाते थे, कुछ एंटीबायोटिक्स हमें डॉक्टर्स लिख देते हैं, हमने उनको ले लिया और वो फोड़े फुंसी 4-5-6 दिनों में गायब हो गए। तो हमको ऐसा लगता है हमें रामबाण मिल गया। बस उन एंटीबायोटिक्स को हम अपने जहन में संजो के रख लेते हैं हमेशा के लिए। फिर चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद हमें वो तकलीफें होती हैं और बस हम पिटारी से वही एंटीबायोटिक निकाल के खा लेते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स का स्तर उम्र के साथ, डोज के साथ और समय के साथ बदलता जाता है। ये चीज मरीजों को नहीं पता होती। और आज की डेट में जब डॉक्टर्स बहुत हाई एंड कोई एंटीबायोटिक लिख देते हैं तो नीचे की सारी एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं। ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। तो हम कह सकते हैं कि इन दवाओं से तुरंत राहत तो हमें मिल जाती है, लेकिन इसके जो दीर्घकालिक दुष्प्रभाव है वो घातक हो सकते हैं। बहुत घातक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। हाँ समीर जी, सामान्य से दिखने वाली बीमारी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सिर दर्द, थकान या तनाव ये मस्तिष्क की किसी बीमारी का कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो या सकते हैं। हृदय के किसी रोग का कारण भी हो सकते हैं। जी। तो ऐसे में केवल डॉक्टर ही जान सकता है कि वास्तव में कारण क्या है। ये सामान्य से दिखने वाले लक्षण जो हैं इनको भी पकड़ना जरूरी होगा। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब तकनीकी तौर पर जो डेवलपमेंट हो चला है इस दुनिया में, बहुत आसान हो गया है कि अगर हमें कोई तकलीफ होती है इस तरह की, जिस तरह की आपने बताई, तो हमें डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह में जाके कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी में कहाँ तकलीफ है, किस हार्मोन का या किस एंजाइम का लेवल ऊपर नीचे हो गया है जिसकी वजह से हमें सर में दर्द, उल्टियां, घबराहट, दिल पे कोई तकलीफ, डॉक्टर फिर बता सकते हैं कि एक छोटे से एंजाइम के लेवल के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से दरअसल सर में दर्द हो रहा है। लेकिन हम समझते हैं टेंशन से हो गया, थकान से हो गया और बस एक गोली मुंह में डाली और काम खत्म। ये बहुत खतरनाक है। यहाँ जो मैंने अपने ऊपर अपनाया हुआ है, मेरे परिवार पे अपनाया हुआ है, और मैं सभी लोगों को ये चीज सजेस्ट करता ही रहता हूं कि हर 3 महीने पर अपना एक फुल बॉडी चेकअप जरूर करा लें। बीमारी को शुरू होने से ही पहले पकड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वजह से ये जो ड्रग्स जो हमें याद रह जाती हैं, जो हमें तुरंत प्रभाव से कुछ असर दिखा देती हैं, उनका अपने आप से ले लेना जानलेवा भी साबित हो सकता है। हम यदि एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो संख्या है वो सीमित है और नई एंटीबायोटिक्स
जो है उनकी खोज नहीं हो पा रही है, उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जब सीमित संख्या है उनका प्रयोग बार बार हम करते हैं तो एक शब्द इस्तेमाल होता है रेजिस्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। डिजीज रेजिस्टेंट हम कहते हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो जाता है, तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे आपने बताया कि उससे कम डोज वाली जो दवाएं एंटीबायोटिक्स होती हैं जी, वो प्रभावी नहीं रहती। तो एंटीबायोटिक्स के प्रयोग में तो ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा। सर दर्द के लिए या बुखार के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं उन्हें एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में। लेकिन एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक फिर भी उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी खतरनाक एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स सीधा सा मतलब है ये हमारे शरीर के जो अच्छे एंजाइम्स हैं, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उनको कहीं ना कहीं ये एंटीबायोटिक्स नुकसान पहुंचाती हैं, उनका दमन करती हैं। और अगर हमने इनका ज्यादा इस्तेमाल किया या ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया तो हमारे शरीर का जो अच्छा फ्लोरा एंड फौना है वो परमानेंटली खत्म हो जाता है। इनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, इन एंटीबायोटिक्स के ऊपर। इसलिए एंटीबायोटिक्स का खास करके इस्तेमाल बहुत ज्यादा संभाल के करना चाहिए। इसी तरह से कब्ज निवारण के लिए जो दवाएं हम प्रयोग में लाते हैं जिन्हें हम लैक्सेटिव्स कहते हैं, इनका ज्यादा प्रयोग भी हानिकारक हो सकता है। 100%। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताऊं तो जो हमारा कब्ज का या मोशन हो जाने का प्रॉपर सिस्टम है वो हमारे इंटेस्टाइन के पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के तहत होता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट मतलब हमारा इंटेस्टाइन अपने आप से भिजता है, खुलता है, भिजता है, खुलता है, भिजता है, खुलता है। उसकी वजह से जो भी एक्सक्रीटा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो नीचे की तरफ खिसकता है। इन लैक्सेटिव से एक बार को तो इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है, लेकिन तब इंटेस्टाइन सुन्न हो जाता है। तो सीधी सी बात है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का दमन हो जाता है। ये इन लैक्सेटिव्स का साइड इफेक्ट्स है। तो जितना नेचुरल हो सके उससे कब्ज को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लैक्सेटिव्स एक बार को तो रिलीफ जरूर दे देंगे, लेकिन बाद में बहुत तकलीफ देंगे। जब हम केवल मेडिकल स्टोर पर जाकर या टीवी पर विज्ञापन देखकर या इंटरनेट पर किसी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करके दवाएं लेते हैं तो उसमें रिस्क बना रहता है, ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट्स के लिए जो किसी खास दवा से रेजिस्टेंट होते हैं। सही आप कहा क्या आपने। कहेंगे कि अगर आप एलर्जिक हैं और आपने कहीं से कोई दवा ले ली और उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आपके शरीर के लिए प्राणघातक भी हो सकता है। ये होगा ही होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से कुछ 30-35 साल पहले जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पहले हम लोगों को छोटा सा इंजेक्शन लगा के हमारी सेंसिटिविटी टेस्ट करते थे कि क्या ये एंटीबायोटिक हमारे शरीर में सूट हो भी रही है या नहीं। अगर सूट हो रही है तब तो वो दी जाती थी, अदरवाइज नहीं दी जाती है। आज की डेट में भी डायग्नोस्टिक लैब्स के बाद पास एंटीबायोटिक्स की टेस्टिंग डिस्क्स अवेलेबल होती हैं। छोटी छोटी कागज की डिस्क्स होती हैं जिनमें सेंसिटिविटी चेक की जाती है कि आप किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से सेंसिटिव हैं या नहीं। यूं तो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स आज के जमाने में सेफ होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर व्यक्ति की फिजियोलॉजी अलग अलग है, 100% अलग अलग है। किसी भी एंटीबायोटिक ने अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी सेंसिटाइज कर दिया तो तकलीफ शायद ऊपरी तौर पे ना दिखाई दे, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद वो कुछ समय, हफ्ता, महीना, साल भी हो सकता है, उसके बाद कोई ज्यादा ही खतरनाक चीज सामने आएगी। मे बी लिवर, मे बी पैनक्रियास, मे बी स्प्लीन। ये 3-4 ऑर्गन्स हैं जो ज्यादातर बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। वहां इफेक्ट आएगा ही आएगा। जी, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है और हमने ओवर द काउंटर ड्रग्स ले ली और हमें ना तो डोज का पूरी तरह से पता है कितने दिन तक लेनी है, कितनी मिलीग्राम में वो दवा लेनी है, तो इन्फेक्शन हो सकता है उस समय तो सब्सिडाइज कर जाए, लेकिन आगे दोबारा होने की संभावना भी बढ़ सकती है। अनिल जी, ये बहुत ही एप्रोप्रिएट आपने मुद्दा उठाया है। खास करके एंटीबायोटिक्स के बारे में वैसे लोगों को ज्यादातर पता है, एंटीबायोटिक लेने का एक ड्यूरेशन होता है जो कि नॉर्मल रूटीन लोगों को पता है कि 3 से 5 दिन। अगर 3 दिन से पहले एंटीबायोटिक्स को बंद कर दिया गया क्योंकि सिम्टम्स हैं या फोड़े फुंसी हैं या बुखार है वो गायब हो गया है, तो इमीडिएटली वो एंटीबायोटिक आपके शरीर के लिए डिसेंसिटाइज हो जाएगी। मतलब
वो एंटीबायोटिक अगली बार आपके काम नहीं आएगी। तो इसलिए लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं कि जी 3 दिन तक तो ले ही लो। फिर डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, किसी भी हालत में 5 दिन से पहले तो बंद करनी ही नहीं है। लेकिन ये चीज खतरनाक है। ओवर द काउंटर हमने एंटीबायोटिक ले ली और 2 दिन लेकर लगा कि ठीक है हम ठीक हो गए हैं, बट ये आगे के लिए हमने अपने शरीर को बहुत जबरदस्त तरीके से पीट दिया है। जी, अब बात कर लेते हैं कि अगर खुद से दवा हम ले रहे हैं तो क्या समस्याएं आ सकती हैं जो दिखाई देंगी हमें तुरंत? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसमें? ये मेडिसिन की रेंज काफी लंबी चौड़ी है। अगर हम बुखार की मेडिसिन की बात कर लें, फोड़े पुंसियों की मेडिसिन की बात कर लें, कब्ज की मेडिसिन की बात कर लें और मोटे मोटे तौर पर इनकी बातें करें, एक बात तो बहुत प्लेन एंड सिंपल अनिल जी हमें समझनी चाहिए कि इस दुनिया में किसी भी तरीके की मेडिसिन का एक इफेक्ट होता है और एक साइड इफेक्ट होता है। जी, कैसे भी मेडिसिन ले लें हम, साइड इफेक्ट तो होके रहेगा। कुछ साइड इफेक्ट्स को हमारी बॉडी झेल लेती है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स को बॉडी संजो के रख लेती है अपने अंदर और कुछ समय के बाद हमें भेंट स्वरूप दे देती है। तो इसलिए साइड इफेक्ट्स का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कुछ हार्ड एंटीबायोटिक्स, कोई थोड़ी ज्यादा ताकतवर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो मुंह का स्वाद चला जाता है। ये एक साइड इफेक्ट है। मेटालिक टेस्ट हो जाता है। आप कुछ भी खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स का सबसे ज्यादा गंदा इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में। एक वाइटामिन है विटामिन के, जो कि अगर किसी की सूंघने की शक्ति चली जाती है तब दिया जाता है। लेकिन सूंघने की शक्ति आने के बाद कई बार ऐसा होता है, अगर उन्होंने दवाई पूरी तरह से नहीं ली है, कि सूंघने की शक्ति आ गई और कुछ ही दिनों बाद परमानेंटली चली गई। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका अनुभव मुझे खुद है, एक बार हो चुका है मेरे साथ। तो इस वजह से साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखने के लिए आपको डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी, अब ये भी जान लेते हैं कि एक्सपायरी जो डेट लिखी होती है उसके बाद भी कई बार अनजाने में उनका प्रयोग लोग कर लेते हैं, तो ये कितना घातक है? अनिल जी, ये बहुत घातक तो नहीं है, मैं सच कहूं तो, क्योंकि आप समझिए ना, ड्रग की एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी हुई है। उस दिन के बाद ड्रग एकदम या मेडिसिन एकदम मर नहीं जाती। उसकी इफिकेसी, उसकी प्रभाव, उसकी प्रबुद्धता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। मेडिसिन होती है, ड्रग होती है, वो इफेक्ट भी देगी, लेकिन कहानी वही हो गई। एंटीबायोटिक को 5 दिन लेना था, एक्सपायरी के बाद लिया गया, इफिकेसी उस एंटीबायोटिक की आधी हो चुकी थी, तो इवेंचुअली आपने 5 दिन की जगह 2.5 दिन ही लिया है, तो आपका शरीर तो रिवोल्ट मारेगा ही मारेगा। जी जी। अब यदि हम इसके कुछ फायदे देखें कि स्वचिकित्सा के, तो जो हमारे विकासशील देश हैं जहाँ पर कि स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं उतनी दुरुस्त नहीं हैं, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ मरीज और डॉक्टर के अनुपात में एक बहुत भारी अंतर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्पष्ट विकल्प के रूप में भी ये सामने आता है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाया जाए। और फिर आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं, जी जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए तो एक स्पष्ट विकल्प है। विकल्प जरूर है अनिल जी, लेकिन इसको मैं कहूंगा ये हमारी खुद की कन्वीनियंस है, हमारी खुद की सहूलियत है। अगर कुछ ऐसा वर्ग है जो शायद डॉक्टर के पास जाना या महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे ही देश में दूसरी धाराएं, दवाइयों की, औषधियों की दूसरी धाराएं बहुत सारी हैं। जी, अब जेनरिक मेडिसिन आ गई हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, जेनरिक जो सस्ती भी हैं, जो बहुत इकोनॉमिकल भी हैं, सही कहा जाए, भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। लेकिन फिर भी जैसा सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज या ऐसी सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर फिर भी कुछ क्लिनिक्स, कुछ पीएससीज वगैरह बनाई गई हैं जो मरीजों को प्रॉपर कम से कम शिक्षा तो दे दे कि ड्रग एब्यूज ना किया जाए। ड्रग एब्यूज एक बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में काफी तवज्जो में रहता है, काफी इंपॉर्टेंस में रहता है कि ड्रग एब्यूज ना हो। और बाकी तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है कि किसी भी ड्रग से किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ है उसका तुरंत रिपोर्ट की जाए, जो कि हम कभी नहीं करते। दूर दराज में किसी टैबलेट से किसी मरीज की अगर मृत्यु हो गई, वो कभी रिपोर्ट नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट पे सभी कुछ उपलब्ध है जी, हम अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, लेकिन स्वयं हम डॉक्टर ना बने,
मुझे इस बात से याद आ रहा है, मैं एक डॉक्टर के पास गया था और अपनी पत्नी को दिखलाने के लिए कुछ परेशानी थी। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा सबसे पहले तो आप गूगल पेशेंट होना बंद करो, यानी कि आप इंटरनेट पे दवाइयाँ ढूंढना बंद करो जी। तब तो मेरी दवाई काम करेगी, वरना तो आप बीमार ही रहोगे। तो समीर गोयल जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि स्वचिकित्सा कितनी घातक हो सकती है। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।